आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यदि आप 2026 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या आईएएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सेशन आप सभी के लिए है। देखिए, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर 2026 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम अब बिल्कुल नज़दीक है आप सभी के। और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, हम एक मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजरते हैं और छात्रों के मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं। तो ये सेशन आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए है और अब मैं निरंतर आपके साथ रहूँगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा, इसके बाद मेंस में भी आपके साथ रहूँगा। तो यहाँ पर आज हम बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में यदि सफल होना है, खासकर 2026 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, पिछले जो 2025 में या 24 में या 23 में जो पैटर्न में बदलाव हुए हैं उसके अनुसार हम किस रणनीति को लेकर के चलें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और परीक्षा के दौरान छात्र क्या क्या गलतियां कर डालते हैं, किन किन गलतियों से आपको बचना चाहिए और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे बहुत डिटेल से। और करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं छात्रों के अंदर। मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आप सभी की, एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, सी सेट को लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से प्रतिदिन मिलता हूं तो सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि सर जीएस तो अच्छा हो गया, सी सेट में दिक्कत है, क्योंकि सी सेट को बहुत हल्के में ले लेते हैं। और रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और जो ये टाइम है आपका, ये गोल्डन पीरियड है आप सभी का, अब है ना, परीक्षा के बिल्कुल निर्णायक दौर पे प्रवेश कर रहे हैं। कल आपका नोटिफिकेशन आ जा रहा है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जा रहा है और बस अब यहाँ से एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी चालू होता है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, परीक्षा के 30 दिन पहले जो लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी होती है उस पर हम अलग से सेशन लेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं आपको कि कैसे आप इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, ये आपका जो ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर है आयोग का, बहुत स्पष्ट है। इतना बहुत शानदार तरीके से आयोग आप सभी को चीज़ें स्पष्ट करता है। तो 14 तारीख को, 14 जनवरी कल ही है हमारा जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आपका जो है इसका बस डेट बहुत कम टाइम है आपके पास। 14 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2026 तक आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म भरने का। मैं आपसे पहले भी बोला था कि आपके डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, ऐसा नहीं रहे, क्योंकि टाइम ही कम है ना। तो जो आरक्षण जो बच्चे उसका बेनिफिट लेंगे तो डॉक्यूमेंट आपके रेडी रहें। ओटीआर आपने भर रखा होगा, अपना ओटीआर नंबर वगैरह सब ओके रखिए। कल जैसे ही फॉर्म आता है, ज़्यादा समय मत लगाइएगा, समय रहते हुए फॉर्म भरिएगा, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह अलॉट होने में भी कई बार क्या होता है कि आप लेट भरते हैं, फिर मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर भी नहीं मिलता है ना। तो इसलिए समय रहते हुए फॉर्म भर लीजिएगा। 24 मई को आपका जो है एग्ज़ाम है ना। तो अब हम इसी एग्ज़ाम को लेकर के कैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आप सफल हों, इसको लेकर के हमारा साइंटिफिक अप्रोच क्या होना चाहिए, उस मुद्दे पर एक एक करके हम यहाँ पे बात करेंगे। और देखिए, मैं एक चीज़ जो आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम में आपकी समझ बहुत तय करेगी। यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा भी गलती करेंगे, थोड़ा सा भी आपने जो है लापरवाही बरती, तो निश्चित तौर पे इसके खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ देखिए, 2 पेपर होने हैं आपके, 2 पेपर हैं। मैं एक एक करके आपको चीज़ें स्पष्ट करता जाता हूँ। हाँ, एक तो जीएस का पेपर है हमारा, जीएस पेपर 1, और दूसरा सी सेट का पेपर है। सबसे पहली स्पष्टता हमें ये करना है कि प्रीलिम्स में हमें जो सी सेट, देखिए मार्क्स आपके इसी के जुड़ने हैं, है ना। ये क्वालिफाइंग नेचर है। आउट ऑफ 200 में आपको 33% लाना है, यानी कि 66 प्लस नंबर आपको लाना है। तो इसकी भी आपको स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल यदि इसमें क्वालिफाई नहीं हुए तो आपकी जीएस की कॉपी ही चेक नहीं होगी और जीएस से आपकी मेरिट बनेगी। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, 95 से 110 ये एक सुरक्षित स्कोर है। यदि मतलब डेडलाइन पे नहीं जाना कि आप कट ऑफ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कट ऑफ बाद में फिर यही होता है, कट ऑफ चलता है, वो नहीं चलना चाहिए। तो एक सुरक्षित स्कोर को अपने माइंडसेट में लेके चलना है। 95 से 110 के बीच में आपको प्लान करके अभी से चलना है और इसको कहीं पे चस्पा कर लीजिए, है ना। इस पूरे सेगमेंट को बढ़िया से लिखिए और एक टारगेट अपना जो है सेट कर लीजिए, है ना। आपका टारगेट जितना स्पष्ट रहेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला काम करना है हमें
कि हमें एक सुरक्षित स्कोर को समझना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहला तो आपका टारगेट मैंने स्पष्ट कर दिया, अभी हम अप्रोच की बात अलग अलग से करेंगे कि जीएस के लिए क्या लेकर चलना है और सीसेट के लिए क्या लेकर चलना है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, बच्चों को जो समझ नहीं आता, उनको लगता है कि अब ये टाइम है कि हम इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। देखिए, जो सिंसियर और गंभीर छात्र हैं, अब ये टाइम आपको प्राथमिकताएं तय करने का है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, जिसमें अब आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना, किसे टच ही नहीं करना है ना। तो आप समझिए, जो एग्ज़ाम में ना जो हाई रिटर्न एरियाज़ हैं, या कह सकते हैं हाई यील्डिंग टॉपिक है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या जिनका फोकस ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में, सबसे पहले करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। करंट अफेयर्स हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीएससी है, हर बार वो प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव करता है। प्रश्न के आएगा सब कुछ सिलेबस से, जो आपका सिलेबस है। बस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए, कुछ आए। तो यहाँ पे मैं पहली चीज़ आपको जो बताऊँगा, एक बेस बनाइए पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू ऑलमोस्ट आप लोगों ने कर रखा होगा, नो डाउट, बट पीवाईक्यू से हमें यूपीएससी को समझने में मदद मिलती है। मैं कह रहा हूँ बहुत पुराने पीवाईक्यू पे मत जाइए, लेकिन कम से कम 2018 से लेकर के अब तक के पीवाईक्यू पे ज़रूर काम एक बार करिएगा। उससे एग्जैक्ट आयोग की जो डिफ़िकल्टी लेवल है, लैंग्वेज कैसी है, भाषा कैसी है, उस पर आपकी कमांड बनेगी। यदि आपने नहीं किया पीवाईक्यू करना चाहिए। पीवाईक्यू और एग्ज़ाम का सिलेबस, ये दो चीज़ें आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इस पे आपकी एक कमांड अच्छी होनी चाहिए, है ना, ताकि आप वास्तव में आयोग को समझो। और पीवाईक्यू की बात मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे जीएस और सीसेट दोनों हैं, है ना, दोनों के आप पीवाईक्यू को एक टाइम स्लॉट बनाइए कि उसमें मुझे आपको पीवाईक्यू ही करना है। चाहे उसको टेस्ट सीरीज मान के करिए, आराम से बैठिए, एक एक पीवाईक्यू को आराम से समझने की कोशिश करिए, कैसे डिफ़िकल्टी लेवल में क्वेश्चन जाता है, कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पे। देखिए, अभी घर पे पढ़ने का सिनेरियो अलग है, एग्ज़ाम हॉल का सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पे स्पीड मैटर करती है, आप कितनी तेज़ी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके पास वहाँ एक सीमित समय है। 120 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन करने हैं। 2 घंटे का समय होता है हमारे पास, 100 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन लेंदी होते हैं, है ना, हर टाइप के क्वेश्चन है, लगभग 7-8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पर मैं अलग से एक सेशन लूँगा, है ना। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, कुछ आपके जो है, अब तो आयोग बाकायदा एक पैराग्राफ ही दे देता है, फिर उससे क्वेश्चन बना देता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं, पेपर लेंदी होता है ओवरऑल, है ना। और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसके बाद आयोग के जो स्टेटमेंट भी होते हैं वो भी काफ़ी भारी भरकम होते हैं। ऐसा नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन भी रहते हैं आयोग के, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन की संख्या कम होती है, वो कुछ दिए जाते हैं, एक टेस्ट है, मतलब आयोग हर एक फ्लेवर आपको देता है। तो एग्जैक्टली जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आयोग आपको समझ में आएगा। अब तो युग्म में क्वेश्चन आ गए हैं, एलिमिनेशन टेक्निक भी आपकी काम नहीं करती वहाँ पे, तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि जो हाई यील्डिंग एरिया है, जहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता ही आता है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उस पर फोकस होकर के यदि हम काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट और जो हमारा स्कोर का हमने टारगेट किया है कि 95 से 110 तक हमें अपने आप को लेके जाना है। 95 से ऊपर आप जितना खींच सकते हो वो आपके लिए सबसे सेफ रहेगा, और मेंस के लिए आपको उतना ही टाइम मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद बच्चे इस बिल्कुल कट ऑफ के उसमें नहीं रहना है, बॉर्डर लाइन पे। ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए वहाँ पर कि मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं, वो 1 महीना ले जाएगा और मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं, अगस्त में मेंस है आपका, है ना। तो हम ये पहले दिन से ही ये टारगेट लेके चलेंगे, और ईश्वर करे कि आप इस टारगेट को अचीव कर पाएँ, है ना। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मैं थोड़ा सा आपको एक समझाना चाहता हूँ। जो आपका समान अध्ययन का पेपर है, देखिए उसमें एक तो सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, इतिहास है ना। अब देखो, हिस्ट्री में भी ना अब आयोग ने क्या किया, बहुत हर बार चेंजेस होते हैं। कभी फ्रीडम स्ट्रगल का वेटेज रहता है, कभी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं, है ना, कभी जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, मेडिवल से। मतलब आयोग ने ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना रखा कि मुझे एग्जैक्टली यहाँ से, तो तैयार तो सब कुछ करना है, लेकिन उसमें भी फोकस्ड एरिया है। अब जैसे आयोग इतिहास में शब्दावली से क्वेश्चन पूछता है, वोकैबुलरी से आपसे, मतलब क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। तो कम से कम आपको ना इतिहास से जुड़ी हुई जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, है ना, चाहे वो प्रशासनिक शब्दावली हो, या फिर मैंने इस पर एक डिटेल सेशन भी ले रखा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे इंटायर वीडियो सेशन इतिहास में है, अवेलेबल है, 10-10 घंटे की सेशन है, पूरा इतिहास कवर किया है, रिवीजन पर्पज से, और मास्टर वीडियो सेशन है। मैंने आर्ट एंड कल्चर का भी मास्टर वीडियो लिया है। तो एग्जैक्टली आप जो है ना, एक बार मास्टर वीडियो और इंटायर वीडियो सेशन को बेस बनाएंगे तो आपका रिवीजन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बाकी अपने सेल्फ नोट्स आपने बना रखा होगा, और बाकी आपने कंटेंट पर काफ़ी काम कर ही रखा होगा ऑलरेडी। और शब्दावली भी मैंने सेशन लिए हैं, एक बार जो है आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। सब कुछ आ जाता है इस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, आपको मिल जाएंगे।
तो अब इतिहास है आपका, है ना। इतिहास में दो चीज़ें जो मैं हमेशा आपको कहूँगा, एक एवरग्रीन टॉपिक है आपका कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। कला एवं संस्कृति में एक बहुत ही शानदार पुस्तक है, अभी इसका नया एडिशन भी आया है, नितिन सिंघानिया सर का। मतलब ओवरऑल इससे अच्छी किताब कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो एल बाशम थी, अभी भी वो अच्छी किताब है नो डाउट, बट वो किताब मेंस प्रोस्पेक्टिव से या फिर जो है मतलब एक तरीके से आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कल्चर पे चाहिए तो उस किताब को आप पढ़िए नो डाउट, बट आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब है, वो है नितिन सिंघानिया सर की कलम संस्कृति, मैग्रहिल पब्लिकेशन से आती है। आप इस किताब को लेकर के, इसमें भी मतलब एक तरीके से अब जो किताब का पैटर्न मैंने देखा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार डिज़ाइन हुआ है इस किताब में, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में आपको बहुत इंटरेक्टिव लगेगी और बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है इसमें, है ना। और बाकायदा रिसर्च के साथ भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे। तो जो टॉपिक आपको पीवाईक्यू से थोड़ा सा एक जो है आइडिया लगता है, तो एक बार ये किताब आपको ज़रूर पढ़ना है, इससे आपके इतिहास के भी क्वेश्चन काफ़ी सारे निकल जाएंगे। है थोड़ा डेप्थ में है, थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा, यदि इसके शॉर्ट नोट्स आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो यदि आपने कलम संस्कृति में एक सोर्स में आपको बताऊँ, हम जब पढ़ते थे तब किताब इतनी मतलब ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं थी, और तब सीसीआईटी का मटेरियल हम पढ़ते थे, कभी इग्नू का मटेरियल है, एनआईयूएस का मटेरियल है, या एल बाशम की बुक पढ़ते थे, ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। लेकिन नितिन सिंघानिया सर ने एक ऐसी बुक लिख दी है जिस बुक से काम हमारा बहुत आसान हो गया है। तो एटलीस्ट कहीं भटकना नहीं है, एक सिलेक्टेड टॉपिक, अच्छा टॉपिक भी इसमें सिलेक्टेड पढ़िएगा। लाइक यूनेस्को आपने देख लिया है ना, यूनेस्को से क्वेश्चन पूछता है योग, अभी जैसे नई साइट आपकी जो डेवलप हुई हैं, तो यूनेस्को साइट आपने देख लिया, जो करंट में चर्चा में चीज़ें रही हैं ना, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, या फिर बहुत सारे थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आयोग का थोड़ा सा पैटर्न आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को प्राथमिकता देना, थोड़ा करंट देखना है कि कहाँ पे कला एवं संस्कृति से चीज़ें ज़्यादा चर्चा में रही हैं पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2 साल तक का आपको आइडिया लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है आर्ट एंड कल्चर। दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल, ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ, है ना। हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये दो टॉपिक आप यदि लेकर चलें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक लेकर के चलिएगा। बाकी आप प्राचीन और मध्यकाल में शब्दावलियों पे काम कर लीजिए, शब्दावलियों से क्वेश्चन आते हैं, प्रशासनिक शब्दावली, आर्थिक शब्दावली, और थोड़ा सा जो उस समय काल में जैसे राजस्व से जुड़ी हुई शब्दावली, सब आर्थिक के अंतर्गत आ जाती हैं। अच्छा, नितिन सिंघानिया सर की एक किताब और बहुत शानदार लगी मुझे, मैंने पूरी किताब को पढ़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये किताब भी ज़बरदस्त है ना। आधुनिक भारत के लिए तो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम अच्छी है। बाकी मेरे मास्टर वीडियो अवेलेबल हैं, इंटायर वीडियो अवेलेबल हैं, इसके भी अवेलेबल हैं, आर्ट एंड कल्चर के भी और इसके भी, आधुनिक भारत के, दोनों के अवेलेबल हैं। आप एक बार देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। मैंने आर्ट एंड कल्चर का भी आपको इंटायर वीडियो दिया है ना, तो एक बार देख लीजिएगा। दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत शानदार और बहुत ही हाई यील्डिंग कंटेंट है उसमें, है ना, जो भी है सिलेक्टेड पढ़ाया मैंने आपको। तो ये दो टॉपिक इसमें लीजिएगा, बाकी प्राचीन से लेकर के जो है आपको आधुनिक तक की शब्दावली देखनी है। इसके बाद जैसे भूगोल भी पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी का मतलब है मैपिंग, आप ये समझ लीजिए। जो भी पढ़िए मैप बेस्ड पढ़िए। अब तो बहुत कुछ घट रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों देखना है। इंडिया की ज्योग्राफी आपकी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों ज्योग्राफी जो है हमारी, इसमें हमें मैप को आधार बनाना है। मैप में आनंद आ जाना चाहिए आपको, मैप बेस्ड, मतलब मैप आपके फिंगर में होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए वर्ल्ड में जो भी घटना घट रही है। या फिर एक सबसे बड़ी चीज़, हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी भी राजकीय यात्राएं होती हैं, या विदेशों से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, है ना, मैपिंग पे काम करना है और कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज़्यादा आपको फोकस करना है, मतलब ये एक तरीके से हाई यील्डिंग टॉपिक है मैप। रिवर सिस्टम आप एक बार देखिए, हर बार रिवर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके निकलते हैं, आते ही आते हैं, उनको आना ही है, ठीक है। और वर्ल्ड में जैसे कोई सागर है, उससे लगे हुए जितने भी देश हैं, अभी इस समय देखिए चर्चा वाले क्षेत्र बहुत सारे, वेनेजुएला बड़े चर्चा में, मैक्सिको की खाड़ी थोड़ा सा देख के चलना है आपको, या जो आपका वेनेजुएला वाला एरिया है वो बड़ा चर्चा में है। तो अभी वो चर्चा में अब आया है, लेकिन ये मान चलिए कि आयोग के नज़रों में है वो टॉपिक। इसके अलावा जो पूरा यूक्रेन वाला क्षेत्र है, काला सागर, भूमध्य सागर का क्षेत्र, या फिर अभी ईरान और इजराइल और इराक, ये पूरा रीजन जो मध्य एशिया है या फिर वेस्ट एशिया है या वाना कंट्रीज़ है हमारी,
है ना। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका वाला क्षेत्र है। ये अभी सोमालीलैंड का मुद्दा उठा था आपका, तो ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला क्षेत्र है। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आपके मैप सोर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बढ़िया से आप पढ़िए। मैपिंग वाली क्लासेस मैंने करवा रखी हैं, आप एक बार चाहिए इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, या फिर बैच के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे प्रशासक बैच है, ज़बरदस्त बैच है, उसमें सब कुछ कराया है मैंने, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और इंडिया में सबसे कम शुल्क पे मेरा बिल्कुल एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा कोई भी फीस के अभाव में अपनी तैयारी ना रोके। इस जो है तरीके से बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं आपके संस्थान में, तो आप लोग प्रशासक बैच का हिस्सा बन के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ़ीस का टेंशन नहीं लेना, कोई लाखों रुपए की फ़ीस नहीं है, नाम मात्र के शुल्क में आपका पूरा डिटेल में, डेप्थ में, कंप्लीट तैयारी में पिछले 10 सालों से करवा रहा हूँ आप लोग को, है ना। तो घबराना नहीं है, मैं बेस्ड पे हम ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। और अभी मैं क्लासेस भी लूँगा, कुछ स्पेशल क्लासेस भी लूँगा। बाकी मेरे मास्टर वीडियो और इंटायर वीडियो दोनों यूट्यूब पे पड़े हैं, जाइए देखिए, अपना ज्योग्राफी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जैसे इंडियन पॉलिटी है ना, तो उसके कोर आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको, कोर आर्टिकल और कुछ जो अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं आपके, है ना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप भी समझते हैं, पूरा संविधान के 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ने आपको। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लगभग अप्रॉक्स 100 के आसपास अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे पार्लियामेंट से कुछ हो गए या प्रेसिडेंट से हो गए, वो भी डिस्कस। हम जैसे उपराष्ट्रपति इस समय अभी पदत्याग हुआ, फिर नए उपराष्ट्रपति आए, थोड़ा करंट बेस आपको चीज़ों को जोड़ना है। तो आर्टिकल के साथ इंडियन पॉलिटी में भी आपको ध्यान रखना कोर आर्टिकल्स। अब देखो, यही इसीलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यू आपकी प्रिपरेशन का बेस है, आधार है ना। उसी के आधार पे आप जो है कोर एरियाज़ देखते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कोर जो आर्टिकल्स हैं उनको एक बार समझना है, और करंट बेस क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक भी आते हैं कई बार, जैसे संघवाद से पूछ लिया, या फिर कहीं पर जैसे राजनीतिक दल हैं उनसे पूछ लिया, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। ये सब अभी वर्तमान में जितने हिंदू में आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होंगे ना, नई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कोई करंट की मैगजीन ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन कोई ना कोई सोर्स तो आप भी लेके चल रहे होंगे। तो जैसे पॉलिटी हो गई, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ। इकोनॉमी पढ़ना है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था पढ़ना है, तो इकोनॉमी का बहुत आराम से एक मतलब तरीका है। आप बजट पूरा रेडी करिए, जो बजट है, बजट से क्या होता है, हमारा मतलब कोर एरिया डेवलप होता है, कोर एरिया हम समझ जाते हैं। बजट में सारे टर्म्स हैं, सारी चीज़ें हैं। या बैंकिंग वाला चैप्टर जो आपका है ना, इकोनॉमी में बैंकिंग का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इकोनॉमी से, योजनाएं सरकार की बहुत सारी हैं। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन हर बार आते हैं, उसका जो एक तरीके से जिस्ट है इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का, इन सबको आपको पढ़ना चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कोर एरिया, इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट की जो अभी रिसेंट स्कीम है बहुत सारी, और जो आपका एक मैंने बताया आपको। और इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक बता रहा हूँ, नितिन सिंघानिया सर की इंडियन इकोनॉमी, बहुत शानदार किताब है, कई बार मैंने पढ़ी है इस किताब को। बहुत आसान भाषा में एक एक चीज़ समझाया है सर ने। तो इकोनॉमी की बुक आपको एक बार देख लेना है। बाकी इकोनॉमी में मेरे मास्टर वीडियो हैं, एक बार देख लो। इकोनॉमी में मास्टर वीडियो, ज्योग्राफी में भी हैं, हिस्ट्री में भी हैं, पॉलिटी में भी हैं, पॉलिटी में बाकायदा इंटायर वीडियो सेशंस भी हैं, एक बार देखिए, आनंद आ जाएगा आपको। इन्वायरमेंट, कंप्लीट इन्वायरमेंट में सेगमेंट जितना भी अब आ रहा है वर्तमान में, वो सारा आ रहा है आपका करंट बेस, करंट्स के से ज़्यादा जोड़ करके पूछता है, ठीक है। लेकिन फिर भी नेशनल पार्क तैयार कर लीजिए, है ना। पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे अधिनियम हैं, उन्हें तैयार कर लीजिए। कुछ इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स आती रहती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारे वैश्विक मंच हैं, अभी सीओपी आपके जो हुए हैं उनको आपको रेडी करना है। तो ये करंट बेस्ड कंटेंट है, मतलब कोर एरियाज पे काम करना है ज़्यादातर। इसके बाद साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आते हैं, करंट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी अभी चल रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उससे प्रश्न पूछता है। तो साइंस एंड टेक रेडी कर लीजिए। क्या नहीं करना, कोई नई किताब नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी कोई नई मोटी किताब शुरू नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं बदलने हैं, जो ऑलरेडी आपने नोट्स बना रखे हैं। मैं बस आपको अपनी मास्टर वीडियो और इंटायर वीडियो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और कम टाइम पे, मतलब आप सोचिए 2 घंटे 3 घंटे के एक सेशन में आनंद आ जाएगा। आर्ट एंड कल्चर का मेरा मास्टर वीडियो देखेंगे, आपको बेस क्लियर हो जाएगा, चीज़ें बेस क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन सही हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और बहुत सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होते चले जाएंगे। तो कोई नई किताब नहीं पढ़ना, ज़्यादा सोर्स नहीं बदलना, अनावश्यक नोट्स नहीं बनाना है, सोशल मीडिया पे अफवाहों से बचना है, और यूट्यूब पे ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करना है ना। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, मैं क्या बताऊँ, आप लोग जो है ना स्क्रॉल करते रहते हैं कंटेंट। आज देखिए व्यूज़ से पता चलता है ना। कोई भी अनर्गल वीडियो देख लीजिए, व्यूज़ भरे पड़े हैं, पढ़ाई की वीडियो, इसी वीडियो में आपको व्यूज़ आपको पता चल जाएगा। तो मतलब जो रिच कंटेंट है, जो आपको एक सही डायरेक्शन देगा, सही प्रेरणा देगा, जो आपको सिलेक्ट कराएगा,
आप सबको पता है, जेन्युइन टीचर्स को देखिए, ऐसा नहीं अब यूट्यूब पे भी कोई भी आके पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा उससे भी बचिएगा। आपका समय जाता है, अपनी टाइम को कैपिटल के तौर पे रखिए। और टाइम मैनेजमेंट उससे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने दिमाग में थोड़ा संतुलन रखिए। ऐसा नहीं अनावश्यक 2 मिनट पढ़े फिर मोबाइल स्क्रॉल किया, 2 मिनट, वो जो मोबाइल वाला भूत है ना उसको थोड़ा सा संभालना है आपको, ठीक है। तो अब करंट अफेयर्स के लिए मैं एक तो सबसे पहली चीज़ ये कह रहा हूँ कि 18 से 24 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसमें एक तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ विजन आईएएस। विजन आईएएस का करंट अफेयर्स अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। और अभी आ जाएगा पीटी 365, ये सीरीज चालू होगी, सीरीज को पूरा कवर करना है आपको, ज़्यादा रिसोर्स नहीं, इसी को 2 बार कर लो काम हो जाएगा। पीटी 365 पढ़ लेना है। मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी नई स्टार्ट हो रही हैं, इसमें मैं लगभग 18 से 24 महीने का करंट अफेयर्स लेके चलूँगा, तो एक बार मेरी करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन कर लेना। आप विज़न को फॉलो कर लो, मैगजीन को, बस अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है। क्या फोकस करते हैं करंट अफेयर्स में, जैसे गवर्नमेंट स्कीम, इन्वायरमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं, साइंस एंड टेक से जुड़े हुए जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, मैप और लोकेशन जितनी भी आपकी चर्चा में है, न्यूज़ वगैरह में है ना, ये सब देखना है। थोड़ा स्टैटिक से जोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी के पूछने का तरीका कुछ ऐसा है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट चालू कर दीजिए अभी। और मैं आपको बस ये टारगेट दे रहा हूँ, अभी प्रीलिम से पहले पहले 30 जीएस के मॉक टेस्ट कम से कम, ज़्यादा लगा लो बहुत अच्छी बात है, और सी सेट के लगभग 20। सी सेट को हल्के में ना लें, ठीक है, सी सेट के कारण भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, मान जाइए मेरी बात को। सी सेट एक बहुत डरावनी चीज़ है, जिसका सी सेट नहीं निकलता ना अगली बार फिर होपलेस हो जाता है। तो 30 जीएस के कम से कम, 40 भी कर लो, 35 पर मतलब ओवरऑल इससे ज़्यादा कर नहीं पाओगे आप, और मैं ज़्यादा प्रेशर देना नहीं चाहता आपको, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे मॉक टेस्ट लगाइए, किसी का भी लगा लीजिए, सब बढ़िया है। बस आपको थोड़ा सा अपना मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट समझना है, एलिमिनेशन मेथड समझना है। अभी जो नया पैटर्न आ रहा है, नए पैटर्न में थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड नहीं आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट मतलब 100 क्वेश्चन को कैसे मैं 120 मिनट में हैंडल करूं, ठीक है। थोड़ा स्पीड पे काम करना है, प्रीलिम्स भी स्पीड का, मेंस तो स्पीड का काम है ही है, प्रीलिम्स भी स्पीड का काम है, ठीक है। अब आगे आने वाले समय में 1-2 सेशन में लूँगा, जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक पे बात करूँगा कि कैसे जो है आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हल किए जा सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम वर्ड पूछ लेता है किसी में, है ना। और इंग्लिश से मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, थोड़ा इंग्लिश के क्वेश्चन का बेनिफिट भी बहुत सारा मिलता है, तो उसको भी देख लेंगे। सी सेट को हल्के में नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप मानोगे नहीं, आदत से हो मजबूर आप। तो सी सेट को मैं टॉप में रख रहा हूँ। सी सेट नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, जीएस की कट ऑफ तो कम चली जाती है। रोज़ अभ्यास करिए, रोज़ कंप्रीहेंशन पढ़िए, बेसिक मैथ लगाइए, रीजनिंग करिए, कंप्रीहेंशन के मेरे सेशन भी है, उन्हें देख लीजिए, ठीक है ना। हमें सी सेट में 66 नंबर नहीं लाने, हमें सी सेट में 90 नंबर का काम करके चलना है, 90 से 100 नंबर का, तब जाके 66 में जाके रुकोगे, है ना। 33% पे काम करोगे तो 33% भी नहीं आएंगे, इसलिए हमें 90 से 100 नंबर पे काम करना है। 50% की थॉट प्रोसेस लेके चलना है 200 में, ठीक है ना, तब जाके 33 से पास हो जाओगे। और आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। रिवीजन को लेकर एक मेरा डिटेल वीडियो बनाया है मैंने, एक बार देख लीजिए। रिवीजन स्ट्रेटजी सबसे निर्णायक है, रिवीजन साइकिल आपको समझना है, मिनिमम स्टडी आवर्स भी उसमें मैंने बताए हैं। आज़ाद है इस अकेडमी में यूट्यूब वीडियो है, फर्स्ट रिवीजन कब करना है, सेकंड कब करना है, थर्ड कब करना है, शॉर्ट नोट्स और जो आपके मार्क्ड क्वेश्चन हो, जो उन चीज़ों को आपको समझना है, जिन चीज़ों में आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं उनको समझना है, ठीक है। तो ये जो है अभी के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, कल आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, डिटेल में नोटिफिकेशन डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए बस यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अब लग जाइए, युद्ध स्तर पे लग जाइए, अब घबराइए मत। अब जो है ये हमारा टारगेट है, लिख लीजिए कहीं पर, एक दीवार में चस्पा कर लीजिए, 95 से 110 की लड़ाई है, और इसी पे आपको जो है, और इसी शर्ट क्वालिफाई करने की बात है, ठीक है। इसी के आधार पे अब आपको काम करना है। आधार आपका एक ही रहेगा, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आधार रहेंगे। और आपको मैंने कुछ सोर्सेज एक आइडिया दे दिया, बाकी आप तो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, है ना। बाकी मैं आपके साथ हूँ, यदि कभी मिलना चाहते हो प्रयागराज सेंटर पे आके मिलो, वहाँ पे बात करेंगे, बढ़िया से तैयारी को एक नया डायरेक्शन देंगे, और बस मिल करके
एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराना ही मेरा लक्ष्य है। अभी तक आपके बहुत सारे स्टूडेंट इस संस्थान से निकल चुके हैं, लगभग 500 से ज़्यादा अधिकारी आपके संस्थान ने दिया है। तो आप भी जो है आगे बढ़िए, सिलेक्शन की तरफ जाइए और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। बस डायरेक्शन सही रखिएगा, मेहनत भर से परिणाम नहीं आता है। यदि दिशा गलत हुई तो फिर गलत जगह पहुंच जाओगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, आज़ाद IAS एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, हमारे प्रशासक बैच के साथ जुड़े रहिए। बीच बीच में मेरे गूगल मीट मेंटरशिप सेशन होते हैं, ज्वाइन करिए। उससे जो भी डाउट हो डायरेक्ट आप पूछ लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन मिलना है तो प्रयागराज सेंटर पर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।